नमस्कार साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम पढ़ रहे हैं और मैंने कल ही आपके फ्री का सिलेबस उठा के देखा। जब मैं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना दिया था फुल सिलेबस के हिसाब से, तो बाद में मुझे किसी ने पर्सनली, एक दोस्त ने मैसेज किया कि यार शेड्यूल के अकॉर्डिंग फ्री का सिलेबस चेक कर लो एक बार, कुछ भी नहीं दिया है फ्री में। और वाकई में देखने लायक सिलेबस है कि फ्री में आपको कोई भी लेंथी पोर्शन नहीं दिया है, बहुत इजी और बहुत छोटा सिलेबस दिया। ठीक वैसा ही जैसा मैंने स्टार्ट किया था 25 फरवरी को डिलीवर लोगो, उसी अंदाज में पढ़ेंगे, वैसा के वैसा ही पढ़ेंगे। आपकी कई शिकायतें थी, मैं जल्द ही 2-3 दिन में आपको सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। टेस्ट सीरीज 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी रिवाइज जो शेड्यूल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अभी वापस डाल दूंगा ग्रुप पर, फीस भी साथ में डाल दी जाएगी। ठीक है, हम 118 से 134, क्योंकि आपने 1 से 55 तक पढ़ा, वहां भी बीच में कुछ सेक्शन नहीं थे। 55 के बाद एविडेंस एक्ट डायरेक्ट 118 से लेकर 134 सिलेबस में। हालांकि बड़ा अजीब सिलेबस बनाया। जब आपने 118 से 134 को कवर किया तो आपको एविडेंस लेना एपीओ का काम होता है, और एविडेंस के जो रूल्स आते हैं वो 101 से लेकर और 114 तक आते हैं, वो भी इंक्लूड करने चाहिए थे। कि आप जब जाओगे दहेज हत्या के मामले में तो वहां 113 ए बी वाला महत्व हो जाता है, सुसाइड का में उस एविडेंस का महत्व हो जाता है, प्रिजम्पशंस की बात करता है। तो भले ही वो मजिस्ट्रेट के पर्पज से बनाओ हो, पर एपीओ को भी उन चीजों से डील करना पड़ता है। तो 101 से लेकर 118 भी देखनी चाहिए थी। जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा उन सेक्शंस को देख ले एक बार। हालांकि पूछेंगे सिलेबस से ही, पर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से डिस्टर्ब होके आ जाए। 118 से लेकर 134 जो अध्याय 9 कवर करता है। कहां से? 118 से लेकर 134। यहां पर 118, 19, 20 का एक बंच बनेगा। 118, 119, 120 और साथ में 133। ये बताएगी साक्षी की सक्षमता, कौन साक्ष्य देने के लिए कंपिटेंट होते हैं। तो साक्षी की सक्षमता को बताती है धारा 118, 119, 120, 123। मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो मेंस में पूरा एक बंच बन के क्वेश्चन आएगा कि साक्ष्य देने के लिए कौन सक्षम होता है, और साक्षी की सक्षमता के संबंध में एविडेंस एक्ट में कहां प्रोविजन किया गया है। तो आपको 118, 19, 20 और 133 लिखनी है। 118 डील करेगी केवल कौन साक्ष्य दे सकता है, उसको डील करेगी। 119 बताएगी मूक साक्षी का साक्ष्य। ये तो क्या है? जनरल रूल। ये बताएगा आपको मूक साक्षी, ऐसा साक्षी जो बोल नहीं सकता उसको कहते हैं मूक साक्षी, उसका साक्ष्य 119 में। 120 क्या पति पत्नी भी एविडेंस दे सकते हैं? तो यहां पति पत्नी का एविडेंस की बात करेगा। यहां अपराध करने वाला होता है, जो व्यक्ति अपराध में पार्टिसिपेट करता है, क्या वो भी एविडेंस दे सकता है? तो अपराध में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सह अपराधी। तो सह अपराधी का साक्ष्य 133 में आता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्कम्प्लिस। ठीक है, सह अपराधी। इन 4 चीजों को एक साथ साक्ष्य की सक्षमता के संबंध में डील करते हैं। पढ़ते हैं 118। कौन साक्ष्य दे सकेगा? ये रोकेगा नहीं किसी को, ये कहेगा कोई भी साक्ष्य दे दो। सेक्शन 118 क्या कहेगा? कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। तो सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होते हैं। देखो ये क्लास की क्वालिटी, क्योंकि अब चीजें चेंज हुई है, बैकग्राउंड में भी लोगो है, तो हो सकता है आपको विजुअलिटी में 19-20 का अंतर दिखे। तो जैसी भी आपको शिकायत हो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं कमेंट प्रॉपर रेगुलेट खुद ही कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और आपके जो मेरे साथी हैं सोहन जी, उनकी क्लास को लेकर इशू है, वो भी आज वॉइस प्रॉपर रिकॉर्ड होके आई है। आज वाली क्लास एक बार मैं अपलोड कर दूंगा सैंपल पेपर के रूप में, आप देख लेना कैसी है कैसी नहीं। उसके बाद उनकी क्लासें वापस री रिकॉर्ड करवा देंगे जहां जहां क्लासों में इशू था। तो क्लास में कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के में छोड़ देना। ठीक है, कोई इशू हो तो। 118 जनरल रूल, कौन साक्ष्य दे सके। तो इसने जनरल रूल में बात कर दी कि सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकेंगे। एवरी पर्सन, ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि हर व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, अब एक प्रोविजो के रूप में बात कर रहा है कि जब तक कि
न्यायालय का यह विचार ना हो कि कोमल वयस, कोमल वयस होता है जो बहुत छोटा होता है बच्चा, कोमल वयस छोटा बच्चा, छोटा शरीर वाला, जैसे छोटा बच्चा होता है ना कोमल वयस, तो कोई कोमल वयस होने के कारण आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा, या कोई बहुत बुजुर्ग होने के कारण, अति वार्धक्य, बहुत बुजुर्ग, अति वार्धक्य का मतलब होता है बूढ़ा शरीर, तो कोई कोमल वयस छोटा बच्चा होने के कारण, या अति वार्धक्य के कारण, अति वार्धक्य शरीर के कारण, या शरीर के या मन के रोग के कारण। कई बार शरीर का रोग होता है, पीड़ा वगैरह शरीर में होती है, कोई कुछ भी कह रहे हैं हम इग्नोर कर देते, सुनते ही नहीं, तो शरीर के रोग के कारण, या कोई मन का रोग हो गया है उसके कारण, या इसी प्रकार के कोई अन्य कारण से अगर कोई व्यक्ति उससे किए गए हुए प्रश्नों को समझने में और उन प्रश्नों का युक्त संगत उत्तर देने में, युक्ति संगत उत्तर देने में से निवारित है, तो वो साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं होगा। इसने क्या कहा है, सभी व्यक्ति एविडेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होते हैं, जब तक कि कोई न्यायालय का यह विचार ना हो कि कोई कोमल वयस होने के कारण, या अति वार्धक्य शरीर का होने के कारण, या शरीर या मन का कोई रोग के कारण, या इसी प्रकार के कोई अन्य कारण से जो प्रश्न उससे किए जाते हैं उन प्रश्नों को समझने में और उनका युक्त उत्तर देने में से निवारित हो, तो उसके अलावा सब व्यक्ति एविडेंस देने में सक्षम है। क्या कहता है ये, जब तक कि न्यायालय का ये विचार ना। एक जनरल उदाहरण से समझते हैं इस चीज को, कि मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे, पहला पूछा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपने बता दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा भाई पिताजी का नाम क्या है, आपने अपने पिताजी का नाम जो भी राधेश्याम जी, घनश्याम जी, जो भी था वो बता दिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि हम किस देश के निवासी, आपने कहा भारत के हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा यार आपके पास ये मोबाइल है हाथ में हैंडसेट है, कौन सी कंपनी का, आपने कहा सर ये सैमसंग का है या मोटोरोला का है, जो भी। ये चारों प्रश्नों के आपने युक्त उत्तर दिए हैं, युक्ति संगत उत्तर दिए। अगर कोई व्यक्ति भले ही बच्चा है, चाहे अति वार्धक्य शरीर का है, या शरीर के या मन का रोग है उसको, और फिर भी उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका युक्त उत्तर दे देता है, तो वो एविडेंस देने में सक्षम होगा। ये क्या कह रहा है, जब तक कि उन प्रश्नों को समझने और उन प्रश्नों के युक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। निवारित का मतलब सक्षम ना हो, मना, वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है, उसका उत्तर देने में असक्षमता महसूस कर रहा है, तो जब वो उससे पूछे गए प्रश्नों को समझकर उनके युक्त उत्तर देने से निवारित ना हो, तब तक हर व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, चाहे वो कोमल वयस हो, निवारित वो अति वार्धक्य हो, शरीर या मन के रोग के कारण किसी प्रकार का रोग हुआ। दूसरा एक दृष्टांत फिर समझाता हूं आपको। अब आप बहुत स्वस्थ आदमी हो और आप एपीओ का एग्जाम 19 जनवरी को, 18 जनवरी को, जो भी है उसको देने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीमान ये एपीओ है, ये करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या कंपिटेंसी होनी चाहिए आपको एपीओ का फॉर्म भरने के लिए। आप कहते हो कि कंपिटेंसी घर में आलू प्याज की सब्जी बनी होनी चाहिए, ये इसका युक्त उत्तर नहीं है। युक्त उत्तर क्या है कि आपने एलएलबी की हुई होनी चाहिए। देखो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि सिलेबस इतना सा दिया है, बच्चा सा सिलेबस है। मैं सिलेबस जब मैं कल शाम को मैंने सिलेबस देखा, मैं देखते ही मैंने सिर पकड़ लिया, इतना छोटा सिलेबस। मतलब हिंदी इंग्लिश की डेप्थ आएगी, हिंदी इंग्लिश से डिसाइड होगा प्री निकालना, क्योंकि लॉ का सिलेबस बहुत छोटा, और जो लॉ में प्री में क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, ताकि बच्चा उनको करने में, या जो धारा को समझ पाता है वही कर पाए, तो यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आने की संभावना हो। तो अभी क्या पूछा कि एपीओ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपने कहा कि घर में आलू प्याज की सब्जी होनी चाहिए। तो भले ही आप स्वस्थ थे, पर आप उन प्रश्नों को समझ नहीं पाए, उनका युक्त उत्तर देने में सक्षम नहीं थे। अब आप पागल व्यक्ति हो, ठीक है, पागल व्यक्ति हो, पागल नहीं हो मतलब आप ये मान लो आपको शरीर का मन का कोई रोग है, या छोटे बच्चे हो, या अति वार्धक्य शरीर के हो। मैंने आपसे पूछा
कि गले में जो आपने चेन पहन रखी है ये कौन से धातु की है? आपने कहा कि ये सोने की है, ठीक है। फिर मैंने दोबारा आपसे प्रश्न पूछा कि आप काम क्या करते हो, खेती करते हैं, क्या फसल कर रखी है? कि अभी चावल वाली जिसको धान बोलते हैं, सोयाबीन कर रखी है। देख, 3 प्रश्न पूछे, आपने तीनों का परफेक्ट आंसर दिया। मतलब आप कोर्ट के द्वारा किए गए प्रश्नों को समझ सकते हो और उसका जो भी आपको युक्ति युक्त उत्तर लगता है वो दे सकते हो। पर अब मैं किसी से पूछ रहा हूं, वो बहुत स्वस्थ व्यक्ति है कि पापा का नाम क्या है, वो बता रहा है नरेंद्र मोदी। मम्मी का नाम क्या है? तो मम्मी का नाम सावित्री जिंदल। तो मतलब आप उन प्रश्नों को ही नहीं समझ पा रहे। वो कहीं से रट के आया है और उसको पता है कि पहला क्वेश्चन पूछेंगे प्रधानमंत्री कहाँ है, और आपने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, तो बच्चा डायरेक्ट कह रहा है नरेंद्र मोदी। तो वो प्रश्नों को नहीं समझ पा रहा कि कोर्ट क्या प्रश्न पूछना चाहेगा और क्या उसके युक्ति युक्त उत्तर देने। तो जब भी कोई बच्चा कोर्ट में विटनेस देने आता है, बुजुर्ग आता है, या शरीर या मन के रोग के कारण कोई व्यक्ति प्रश्नों को समझने में कॉम्पिटेंट है या नहीं, इसके लिए कोर्ट उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ के देखता है, जनरल क्वेश्चन जिनका जवाब वो दे सकता है क्या। वो प्रश्नों को समझता है, जनरल आंसर देता है, इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट है एविडेंस देने के लिए सेक्शन 118 के अंदर। मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत रही होगी। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, अगर कोई प्रश्नों को समझ रहा है, उत्तर दे सकता है, तो चाहे बुजुर्ग हो, कोमल वयस हो, शरीर मन का रोग हो, सब कॉम्पिटेंट है। स्पष्टीकरण पर बात करते हैं। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, मतलब नॉट कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या वो लिख रहा है? नॉट इनकम्पिटेंट। तो कोई भी एविडेंस देने के लिए अक्षम नहीं है। अक्षम मतलब पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है। अक्षम का मतलब, सक्षम का मतलब होता है एविडेंस देने के लिए केपेबल, और अक्षम का मतलब होता है इनकेपेबल। तो कोई भी व्यक्ति एविडेंस देने के लिए इनकेपेबल नहीं है, पागल व्यक्ति, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने और उनका युक्ति युक्त उत्तर देने में निवारित ना हो। भले कोई व्यक्ति कितना भी पागल हो, अगर वो उससे किए गए प्रश्नों को समझ पा रहा है, उनका युक्ति युक्त उत्तर दे पा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो एविडेंस देने के लिए सक्षम व्यक्ति है। क्लियर है? कोई इशू मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सेक्शन डील कर, इंग्लिश देख लेते हैं इसका। Who may testify? All person shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question. किस चीज से प्रिवेंटिंग है? कि उन क्वेश्चनों को अंडरस्टैंडिंग करने से प्रिवेंटेड है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। All persons shall be competent to testify unless the court consider that they may prevent you to understand the question put to them. उन लोगों से जो भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है उनको समझने से, अंडरस्टैंडिंग करने से वो प्रिवेंट है, निवारित है। और फ्रॉम गिविंग रेफनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के रेफनल आंसर देने से वो प्रिवेंटिव है, तो वो एविडेंस देने में केपेबल नहीं होंगे। चाहे वो बाय टेंडर ईयर हो, चाहे एक्सट्रीम ओल्ड एज का हो, चाहे वो डिसीज, वो में भी बॉडी और माइंड की कोई डिसीज से हो, या एनी अदर कोज ऑफ द सेम काइंड। कई बार कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए मूर्छित अवस्था में चला जाता है, माइंडली वो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि, तो वो 5-7 दिन किसी बात आप जो भी पूछते हो उसका जवाब नहीं देते, तो 5-7 दिन बाद वो अपना ठीक फिट करता है। उसको कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। तो आप मन के या शरीर के किसी भी रोग के कारण या कोई भी अन्य कारण से अगर प्रश्नों को समझने और उनका युक्ति युक्त उत्तर देने में रेशनल आंसर, अंडरस्टैंडिंग टू क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन, अगर आप केपेबल नहीं हो तो आप एविडेंस देने में केपेबल नहीं माने जाएंगे। अदरवाइज आप एविडेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? ए लूनेटिक इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। कब कंपिटेंट नहीं है? अनलेस ही इज प्रिवेंटिव बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर टू दे। अगर वो ऐसे पागलपन के कारण जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने में से प्रिवेंटेड रहा है,
और उनके रेफनल आंसर देने से उन क्वेश्चन के प्रिवेंटेड रहा है तो वो एविडेंस देने में कॉम्पिटेंट नहीं होगा। अदरवाइज लूनेटिक व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है। एक पागल व्यक्ति है जो घूमता रहता है गली में, पागल है, ठीक है। अब उससे मैंने पूछा कि भाई अभी इधर से काले शर्ट वाला कोई व्यक्ति निकला, हाँ, अच्छा मैंने कौन सी शर्ट पहन रखी उससे पूछा, उसने कहा आपने व्हाइट पहन रखी। और मेरे साथ में एक और व्यक्ति था, मैंने उसकी तरफ इसने कौन सी पहन रखी है, रेड। तो अब उससे जो क्वेश्चन पूछा कि भाई काली शर्ट वाला कोई व्यक्ति गुजरा, उसने काला जवाब हाँ गुजरा है, काली शर्ट पहन रखी, नीचे क्या था कि नीचे व्हाइट कलर की पेंट थी। तो अब वो राइट आंसर दे रहा है क्योंकि वो कलर को समझ पा रहा है। हम दोनों के जो कलर मैंने पूछे वो प्रॉपरली उनका आंसर दे रहा है। तो वो पागल व्यक्ति होते हुए भी यहाँ एविडेंस देने में सक्षम है क्योंकि मेरे क्वेश्चनों को अंडर स्टैंडिंग कर पा रहा, उनके रेफनल आंसर दे पा रहा। सेक्शन 119, ठीक है, क्या कहता है 119? साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। अगर कभी कभी कोई विटनेस है वो एविडेंस ओरली देने में समर्थ नहीं है, कम्युनिकेट वर्बली नहीं कर सकता, तो वहां 119 लागू हो जाती है कि उसका एविडेंस कैसे लेंगे। और यहां से एक फिक्स क्वेश्चन हमेशा आता है, प्री, आरजेएस प्री और एपीओ प्री का फेवरेट क्वेश्चन होता है 119 का, और इस शब्द से पूछा जाता है, इस शब्द से वो क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। चलो पढ़ते हैं। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में इनकेपेबल है, ऐसी किन्हीं अन्य रीति से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है। कोई व्यक्ति जो बोलने में कैपेबल नहीं है, कोई अन्य रीति से जिसके द्वारा जो शब्द वो बोलना चाहता था उनको दूसरे व्यक्ति तक बोधगम्य बना सकता है, चाहे वो लिखकर बनाए, संकेत चिन्हों द्वारा बनाए, अपना साक्ष्य दे सके। ऐसा व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है, कोई अन्य मैनर से जिससे वो सामने वाले को अपनी बात कम्युनिकेट कर पाए, उसको समझा पाए, चाहे वो लिखकर समझाए, चाहे वो संकेत चिन्हों के द्वारा समझाए। जो व्यक्ति मूक व्यक्ति होते हैं बोलने में, उनके लिए साइन लैंग्वेज चलती है, वो हाथों से ऐसे इशारे करके समझा देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो चाहे वो साइन लैंग्वेज से, चाहे वो उस बात को लिखकर, जो चीज बोल नहीं सकते आप लिख तो सकते हो, हाथ तो है, तो आप हाथ से लिखकर भी अगर बता रहे हो तो वो भी एविडेंस होगा। उसी किसी प्रकार से वो अपना एविडेंस दे सकता है, चाहे बोल के या संकेत चिन्ह द्वारा। परंतु ऐसा लेखन और संकेत चिन्ह खुले न्यायालय में लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने अकेले में ले लिए। ओपन कोर्ट में उसने क्या इशारे किए थे, उसने क्या लिखा था, वो ओपन कोर्ट में लिखा जाएगा ताकि सबके सामने आए कि उस व्यक्ति ने क्या एविडेंस दिए थे। क्योंकि बोलते हैं जो तो कोर्ट के सामने होता, पर आपने लिख के दिया है और उसकी जो लिखा हुआ है उसको आप परिवर्तित कर दें, एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए प्रोविजन किया कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, चाहे वो लिख के दे रहा हो या बाय साइन लैंग्वेज संकेत चिन्ह के द्वारा दे रहा हो, ओपन कोर्ट में एविडेंस देगा। और इस प्रकार दिया गया एविडेंस ओरल एविडेंस माना जाएगा, मौखिक। अब ये पूछेगा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य लिखकर देता है, ऐसा साक्ष्य समझा जाएगा। तो आपको वहां लिखित साक्ष्य दे दिया जाएगा, दस्तावेज दे दिया जाएगा। पर आप ध्यान रखना कि 119 में चाहे वो लिखकर दे, चाहे संकेत चिन्हों द्वारा दे, सभी प्रकार का एविडेंस ओरल एविडेंस माना जाता है, मौखिक एविडेंस माना जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने गोले में कर रखा है 100% पूछा जाएगा, इसको आप पकड़ के रखना, ठीक है। परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में कैपेबल नहीं, पर न तो वो ओरली कुछ कहने में समर्थ नहीं है, तो न्यायालय, व्यायालय लिख रहा है, इसको न्यायालय कर लेना, ठीक है। तो न्यायालय कथन अभिलिखित करते समय किसी द्विभाषीय, ठीक है, द्विभाषिया जो होता है इंटरप्रिटेटर बोलते हैं, ठीक है, या विशेष प्रबोधक या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर होता है, एजुकेटर होता है, उसकी सहायता ले सकते हैं और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाए। तो जो मौखिक रूप से बोल नहीं सकता उसका जब एविडेंस कोर्ट लिखेगा तब या तो हमें किसी इंटरप्रिटेटर की सहायता ले लेनी है या विशेष प्रबोधक की। विशेष प्रबोधक जो उनकी जो ये मूक होते हैं, जो गूंगे बच्चे होते हैं, उनकी भाषा समझने में समर्थ हो, साइन लैंग्वेज समझने में समर्थ हो, उसको विशेष प्रबोधक कहेंगे। द्विभाषिया जो उनकी भाषा को इंटरप्रिटेट करता है कि उसने क्या बोला, कैसे बोला। कई बार क्या होता है, बच्चा ग्रामीण परिवेश से आता है, वो ग्रामीण शब्दों को यूज करता है, ठीक है,
तो उसकी भाषा को वहां का लोकल व्यक्ति हिंदी में परिवर्तित कर देगा, इंग्लिश में परिवर्तित कर देगा, उसको इंटरप्रिटेटर कहा जाता है। 119 इजी है, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा हो। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible. कोई व्यक्ति, a witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner which he can make it intelligible as by writing or by sign. जैसे भी हो उसको इंटेलिजिबल कर सकता है, बोधगम्य बना सकता है, चाहे राइटिंग में चाहे साइन के द्वारा। बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइन मेड इन ओपन कोर्ट। तो उसकी जो राइटिंग होगी वो ओपन कोर्ट में लिखी जाएगी, साइन भी जो मेड करेगा वो भी ओपन कोर्ट में लिया जाएगा। एविडेंस सो आल्सो एविडेंस सो गिवन शेल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। ऐसा एविडेंस कैसा माना जाएगा? ओरल एविडेंस माना जाएगा। प्रोवाइडेड डेट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। पर अगर विटनेस वर्बली कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट शेल टेक द असिस्टेंट ऑफ ए इंटरप्रिटेटर और ए स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो अगर बोलने में, कम्युनिकेट करने में, वर्बली कम्युनिकेट करने में अनेबल है विटनेस, तो कोर्ट क्या करेगा? असिस्टेंट लेगा इंटरप्रिटेटर का और स्पेशल एजुकेटर का, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। एंड सच स्टेटमेंट शेल बी वीडियोग्राफ। और ऐसा स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा? वीडियोग्राफ भी की जाएगी। क्लियर है? 120 क्या कहती है? सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पति पत्नियां। सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पति पत्नियां, ठीक है। यहां बताएगा कि क्या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ जब मामला चल रहा हो तो वहां कंपिटेंट है क्या? पति कह रहा है कि मैं उस रात घर पे था, पत्नी क्या एविडेंस दे सकती है कि हाँ ये उस रात घर पे ही? क्योंकि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या सिविल मामलों में या क्रिमिनल मामलों में पति पत्नी कंपिटेंट विटनेस होते हैं? ये 120 डिसाइड करती है। 120 क्या कहती है? दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति और पत्नी, क्रिमिनल ट्रायल के अधीन कोई व्यक्ति है, उसका पति हो चाहे उसकी पत्नी हो, अगर वो व्यक्ति पति है तो उसकी पत्नी एविडेंस दे सकती है, और अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा वो लेडीज है तो उसका पति एविडेंस दे सकता है। तो दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति पत्नी, सभी सिविल कार्रवाई में वाद के पक्षकार, सिविल कार्रवाई में वाद के पक्षकार, वादी और प्रतिवादी, और वाद के पक्षकार के पति पत्नी सक्षम साक्षी हो। इसने क्या क्या कह दिया कि क्रिमिनल मामलों में तो कोई व्यक्ति है जिसके क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है जिसका, तो उस व्यक्ति का पति पत्नी एविडेंस दे सकता है। सिविल मामलों में पार्टी भी एविडेंस देगी और पार्टी के पति पत्नी भी एविडेंस देने में सक्षम होंगे। तो भाई इतना अंतर क्यों किया? 120 में दांडिक विचारण में भी लिख देते कि दांडिक विचारण के पक्षकार के पति पत्नी। दांडिक विचारण में एक्यूज होता और एक्यूज का पति पत्नी एविडेंस दे सकता है। एक्यूज के एविडेंस देने को 120 में मना किया है। एक्यूज के एविडेंस को हम 133 में डील करेंगे। इसलिए इसने लिखा है कि दांडिक विचारण के अधीन कोई व्यक्ति है तो उसका पति पत्नी एविडेंस दे सकता है। सिविल कार्रवाई में वाद की पार्टी और पार्टी का पति पत्नी एविडेंस देने के लिए कंपिटेंट होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति और पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक का, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था? दांडिक विचारण के अधीन कोई व्यक्ति है, मैं दांडिक विचारण के अधीन हूं, मैं पीड़ित हूं, ठीक है। मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, मेरे पति पत्नी भी एविडेंस दे सकते हैं। और जो ये नीचे वाली बात जो अलग से लिख रखी है ना, ये कह रहा है एक्यूज के मामले में,
कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो उस व्यक्ति का पति या पत्नी भी कंपिटेंट विटनेस होते हैं। अगर आप एक्यूज के रूप में हो तो नीचे वाली लाइन में आपके पति पत्नी भी एविडेंस दे सकते हैं, ऊपर आप अगर विक्टिम के रूप में हो तो आपके पति पत्नी भी एविडेंस दे सकते हैं। कुल मिलाकर चाहे दांडिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो, पति पत्नी एविडेंस देने में सक्षम होते हैं। बस इसने बात को घुमा फिरा कर लिख रखा है। ठीक है, पढ़ लें। पार्टी टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड। तो हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। हस्बैंड और वाइफ किस पर्सन की, जो क्रिमिनल ट्रायल के अंडर में है। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग द पार्टी ऑफ द सूट एंड द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ एनी पार्टी ऑफ द सूट। पार्टी ऑफ द सूट और उसके हस्बैंड और वाइफ, जो भी पार्टी ऑफ द सूट है उसका हस्बैंड और वाइफ भी कंपिटेंट विटनेस होंगे। सेल बी कंपिटेंट विटनेस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, मेरे खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई चल रही है, तो हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ सच पर्सन, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ रेस्पेक्टिवली सेल बी कंपिटेंट विटनेस। मैं अगर पुरुष हूं तो मेरी वाइफ कंपिटेंट विटनेस होगी, और अगर मैं महिला होता तो मेरे पति कंपिटेंट विटनेस होते अगर मेरे खिलाफ किसी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही। तो पहला वाला पॉइंट, यहां विक्टिम का मामला डील कर रहा था। यहां सिविल मामले में पार्टी और पार्टी के हस्बैंड वाइफ कंपिटेंट है, और यहां किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही, मतलब एक्यूज, तो एक्यूज के पति पत्नी भी विटनेस दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, देयर वाज नो इशू। आगे बढ़े, 120 तक हमने डील किया है। देख लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है अलग से लिखाने वाली, तो उसको देख लेते हैं। क्या बालक साक्ष्य दे सकता है, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो क्या बालक का साक्ष्य शपथ पर होता है। देखो, एविडेंस में शपथ उसी को दिलाई जाती है जो कम से कम वयस्क हो। तो यहां बालक का एविडेंस शपथ पर नहीं होता, फिर भी कोर्ट विश्वास करता है, क्योंकि बालक भगवान का रूप होते हैं, झूठ नहीं बोलते। बिना संपुष्टि किए भी बालक के एविडेंस कंपिटेंट होता है, उसके आधार पर आप सजा करते। ये एक प्रज्ञा का नियम है। प्रज्ञा का नियम मतलब जागरूकता का नियम। प्रज्ञा का मतलब होता है जागरूकता। तो ये जागरूकता का नियम है। आप इसको कंपिटेंट लो नहीं कह सकते कि यहां बालक का एविडेंस के आधार पर आप कंप्लीट सजा कर दो। अगर कोर्ट को लग रहा है कि बालक सच बोल रहा है, सभी प्रकार से बालक की बात में कहीं भी झूठ का 1% भी कोर्ट को अगर विश्वास नहीं है कि ये 1% भी झूठ बोल रहा है, उसको लग रहा है 100% सत्य बोल रहा है, देन आप उसके अकेले एविडेंस के आधार पर सजा कर सकते हो। पर आपको जागरूकता रखनी है, बाकी आसपास के एविडेंस के द्वारा भी उसकी संपुष्टि करनी। ठीक है, अब पढ़ते हैं 121 से लेकर 131 वाला पोर्शन। इसे बोला जाता है विशेषाधिकृत संसूचना। विशेषाधिकृत संसूचनाएं, इंग्लिश में बोले तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिख लेना, स्पेस नहीं बच रहा है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोला जाता है इंग्लिश। कहां से कहां तक, सेक्शन 121 से लेकर 131 तक। ये ऐसे सेक्शन है 121 से लेकर 131 तक, सॉरी 121-22 प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। 121 से 131 तक तो एडमिसिबल रिलेवेंट फैक्ट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं होते। तो 121 और 122 है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। आप 121 से लेकर जो 131 वाले पॉइंट पढ़ोगे, ये सारे पॉइंट आपको रिलेवेंट है। क्या है, रिलेवेंट है, पर
एडमिसिबल नहीं है एविडेंस, इसको कोर्ट रिलेवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं करता। इसीलिए एक फैक्ट बनाकर आपसे पूछा जाता है कि सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं परंतु सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसीलिए पूछता है कि जितने भी कोर्ट एविडेंस को लेता है वो सब तथ्य क्या होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट को ही कोर्ट एडमिट कर सकता है 6 से 55 को, क्योंकि 5 में सेक्शन 5 में इस बात को कह के आया कि केवल विवादक तथ्य और जो विवादक तथ्य से सुसंगत तथ्य जिनको 6 से 55 तक डिक्लेयर किया है उनका ही एविडेंस ले सकता है। तो कोर्ट जब 136 में किसी एविडेंस को एडमिसिबल बनाता है तो केवल रिलेवेंट फैक्ट को ही बनाता है। तो जितने भी ग्राह्य तथ्य होते हैं एडमिसिबल फैक्ट होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। बट 121 से 131 के ये जो 11-12 सेक्शन है ये रिलेवेंट तो है पर इनको फिर भी एडमिसिबल नहीं बनाया गया। कारण था कि कुछ चीजों को बचाना था ताकि विश्वासिक हैसियत में कोई व्यक्ति एक दूसरे को जो सूचनाएं देते हैं उनका एक व्यवस्था बनी रहे। जैसे पति ने अपनी पत्नी को आके कहा कि आज तो रास्ते में मेरे से तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, थोड़ी विजिबिलिटी भी कम थी बारिश की वजह से, और एक व्यक्ति टकरा गया मेरी गाड़ी से और वो ऑन द स्पॉट लगभग डेथ होगी, मैं तो अपनी गाड़ी भगा के ले आया। अब अगर यहां पत्नी अपने पति के विरुद्ध कोर्ट में जाके एविडेंस देने लग गई तो पति किस पर विश्वास करेगा, किसको वो अपनी बात बताए। तो यहां कुछ चीजों को बचाना था। सरकार की सूचना है, सरकार को किसी हैसियत में सूचना मिलती है। मुखबिर का नाम सुना है? मुखबिर कौन होता है? जो व्यक्ति पुलिस को, मजिस्ट्रेट को या किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कोई सूचना देते हैं उनको मुखबिर कहते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति है जो रिश्वत लेता है और कल वो रिश्वत लेगा, ये हमें सूचना मिली है उस गांव में जाके। आपने जो ये बात कही है कि वो व्यक्ति रिश्वत की सूचना लेगा, ये क्या है बात होगी कि मुखबिर होगी और पुलिस उसके आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती। आप सूचना देते हो कि जयपुर से जोधपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में S10 जो डिब्बा है उसकी 42 नंबर की सीट पर एक व्यक्ति है, उसके पास अफीम ले जा रहा है और 4-5 किलो अफीम है और अफीम को ब्लैक कर रहा है क्योंकि अफीम को बेचना लीगल नहीं होता। अब आपकी ये सूचना पुलिस वाले को दी, पुलिस वालों ने आपकी मुखबिरी के आधार पर वो ट्रेन रुकवाई, वही F10 के 42 नंबर सीट पे गए, व्यक्ति को पकड़ा, उसके पास से 4-5 किलो अफीम होगी। अब ये बात कोर्ट में ओपन करने के लिए कभी नहीं कहा जाता कि किस व्यक्ति ने सूचना दी। अगर ये बात कल को पता लग गया तो फिर सामने वाला जो अपराधी है वो आपको क्लियर ही कर देगा कि इसके चक्कर में मैं 5 दफा जेल काट के आया हूं। तो कभी भी मुखबिर को कोर्ट में उसका नाम उजागर करने नहीं। तो यहां 121 से 131 तक कुछ विशेष सूचनाएं जो रिलेवेंट होते हुए भी एविडेंस के रूप में एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट के द्वारा, वो 121 से 131 में आती। विशेषाधिकार संसूचनाएं क्या होती है? ऐसी संसूचना जो अगर ना तो कोई व्यक्ति कोर्ट में देने के लिए कंपेल किया जा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में आकर देना भी चाहे तो उसका एविडेंस एडमिसिबल होता है। यहां 2 चीजें लागू होगी। क्या? न तो साक्ष्य देने के लिए विवश करेंगे, अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य देने आ गया तो वो भी एडमिसिबल नहीं है, ग्राह्य नहीं है, कोर्ट उसको मना कर देगा, तेरा एविडेंस नहीं ले सकता। जैसे पति पत्नी में अच्छा प्रेम था, पति ने बता दिया कि मैंने जो वो 1 साल पहले डकैती हुई थी वो बैंक में मैंने ही की थी, वो 5 लाख रुपए मैं ही चुरा के लाया था, यहाँ रख रखे हैं, अपने काम आएंगे फ्यूचर में। 2 साल बाद पति पत्नी की झगड़ा हो गया, पत्नी चली गई अपने पीहर में। अब पत्नी आके गुस्से में कि अब मैं इसको जेल में बंद करवाती हूँ, वो आके पुलिस में कहती है वो 5 लाख की डकैती मेरे पति ने की। तो आप कोर्ट में वो आकर एविडेंस नहीं दे सकते पति के खिलाफ। पत्नी का अगर कोर्ट में आके वो खुद भी एविडेंस देना चाहे तो एडमिसिबल नहीं होगा, ग्राह्यता से मना कर दिया जाता है, कोर्ट एविडेंस नहीं लेगा। तो नॉट कंपेल और नॉट एडमिसिबल दोनों चीजें लागू होती है प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे।
121 देख लें। 121 के बाद 122 कल देखेंगे। एक बार देखता हूं, थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पिछले 2-3 घंटों से इस सिस्टम पे स्लाइडों को पर बनाने का काम हो रहा था। शायद मुझे लग रहा है आज की क्लास रोक देता हूं क्योंकि काफी देर से ये सिस्टम काम कर रहा है, थोड़ा सा हीटिंग ले रहा है। 121 से लेकर 125 तक का कल के एक पार्ट में पढ़ेंगे। 126 से लेकर और पूरा 134 तक का परसों की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल 121 से लेकर 125 तक पढ़ के आना, ठीक है। कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और मैं 15 तारीख से आपकी आईपीसी शुरू कर रहा हूं। सेम ऐसे स्लाइड में इसी मैनर में हम आईपीसी को डील करेंगे। सॉरी एंड थैंक यू।